Hello everyone, welcome to Geography Hub. I am Riya Jain and in this lecture we'll be discussing about World Ozone Day. वर्ल्ड ओजोन डे हम 16 सितंबर को हर साल मनाते हैं और इसको मनाने के पीछे हमारा एम रहता है कि हम ओजोन कंजर्वेशन के बारे में अवेयरनेस को स्प्रेड करें. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. ये जो वर्ल्ड ओजोन डे है, ये असल में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल की एनिवर्सरी को मार्क करता है. एक इंटरनेशनल प्रोटोकॉल रहा है जो कि 1987 में स्टार्ट किया गया था, साइन किया गया था डिफरेंट कंट्रीज के द्वारा. और 1994 से 1994 से हम 16 सितंबर को वर्ल्ड ओजोन डे मनाते हैं, ओजोन लेयर और उसके प्रोटेक्शन के अवेयरनेस को बढ़ाने के लिए. सबसे पहले हम ये जानें कि व्हाट इज ओजोन लेयर इज ऑल अबाउट. ओजोन लेयर है क्या? ओके. सो ये जो अपन डायग्राम देख रहे हैं, this diagram is about the atmosphere. ये एटमॉस्फेयर की डिफरेंट लेयर्स हैं हमारे सामने. ओके. ये जो डिफरेंट हम इधर लेयर्स देख सकते हैं और इस एटमॉस्फेयर की डिफरेंट लेयर में से एक लेयर है स्ट्रेटोस्फेयर. ट्रोपोस्फेयर के ऊपर स्ट्रेटोस्फेयर है, यहाँ पे आप डायग्राम में देख सकते हैं. स्ट्रेटोस्फेयर जो सेकेंड नंबर की लेयर होती है एटमॉस्फेयर की, इसमें एक बेल्ट होता है, एक बैंड होता है ओजोन लेयर का. यहाँ पे ओजोन के मॉलिक्यूल्स का कॉन्सेंट्रेशन हाई होता है. ओजोन इज O3. ओके. इस लेयर में जहाँ पे ओजोन के मॉलिक्यूल्स का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है, उसको ओजोन लेयर कहा जाता है. ये लगभग 16 से 50 किलोमीटर तक की बीच में की ऊंचाई के बीच में हमें देखने को मिलती है. ओके. बात यह है कि ये जो ओजोन लेयर है, ये हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है. ह्यूमन बींग्स के लिए, अर्थ के लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट होती है. ये एक ओजोन लेयर फिल्टर का काम करती है. हमें ये जो सन से आने वाली सोलर इंसोलेशन है, इसमें कई सारे ऐसे रेडिएशंस होते हैं, अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस होते हैं जो हमारी स्किन के लिए, बॉडी के लिए हार्मफुल रहते हैं और ये स्किन कैंसर कॉज कर सकते हैं. तो ओजोन लेयर इन हार्मफुल अल्ट्रावायलेट सोलर रेडिएशन को फिल्टर करने का काम करती है और सिलेक्टिव एब्जॉर्प्शन सोलर इंसोलेशन का करती है. तो इस तरह ये ओजोन लेयर हमारे लिए इंपॉर्टेंट है. बट अब प्रॉब्लम ये है कि बहुत सारे कारणों से इस ओजोन लेयर के कॉन्सेंट्रेशन में डिग्रेडेशन हो रहा है. इसका कॉन्सेंट्रेशन कम होता चला जा रहा है. जो ओजोन लेयर की क्षमता है वो कम होती चली गई और इसके पीछे कारण है पॉल्यूशन. ओके. ये जो भी पॉल्यूशन होता है या जो भी रेफ्रिजरेटर से CFC मॉलिक्यूल्स निकलते हैं, जो भी एमिशंस होते हैं हेलॉन्स के, इन एमिशंस से ये एमिशंस एटमॉस्फेयर में ट्रैप हो जाते हैं, ट्रोपोस्फेयर में ट्रैप हो जाते हैं, CFCs, HCFCs वगैरह. अब ये ट्रैप होने के बाद ये रिएक्ट करते हैं ओजोन से. ओके. लाइक दिस. और जब ये ओजोन से रिएक्ट करते हैं तो ओजोन O3 मॉलिक्यूल टूट करके O2 बन जाता है और एक ऑक्सीजन इसमें CFC के क्लोरीन के साथ में, क्लोरोफ्लोरोकार्बन के क्लोरीन के साथ में रिएक्ट कर लेता है. तो इस तरह से O3 मॉलिक्यूल हमारे कम होते चले जाते हैं. तो जब जब O3 मॉलिक्यूल का कॉन्सेंट्रेशन कम होता चला जाएगा तो उस स्थिति को, उस इवेंट को हम ओजोन लेयर डिप्लीशन कहते हैं. गेटिंग इट? एक बार अपन इसको ब्रीफ में देखते हैं कि हमारे एटमॉस्फेयर में डिफरेंट लेयर्स हैं, जिसमें स्ट्रेटोस्फेयर एक लेयर है. इस स्ट्रेटोस्फेयर लेयर में ओजोन लेयर का एक बैंड पाया जाता है. ओजोन लेयर हमें सोलर इंसोलेशन से आने वाली जो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन है उससे बचाती है, हार्मफुल रेडिएशन से. ओजोन लेयर इन रेडिएशंस को फिल्टर करती है, अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस को करती है और फिल्टर करके सिर्फ यूजफुल रेडिएशंस को अंदर आने देती है, एब्जॉर्ब करती है. अब ये जो ओजोन लेयर है, ये अफेक्ट हो रही है पॉल्यूशन से. बहुत सारे ऐसे टॉक्सिन्स और पॉल्यूटेंट्स हैं जो यहाँ की O3 से रिएक्ट कर जाते हैं और O3 से रिएक्ट करके इस ओजोन के कॉन्सेंट्रेशन को डिस्टर्ब करते हैं. इसी फिनोमिना को या इसी इवेंट को हम ओजोन लेयर डिप्लीशन कहते हैं.
ओके। एंड ऑन द अदर हैंड, जितने भी ऐसे एलिमेंट्स हैं जो ओजोन लेयर का डिप्लीशन करवा रहे हैं या किसी भी तरह लीड कर रहे हैं ओजोन डिप्लीशन को, उन सब्सटेंसेस को हम कहते हैं ओडीएस, ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस। ओके, सो हमने लिस्ट कर रखे हैं ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस, जिससे हम उन टॉक्सिन्स को आइडेंटिफाई कर पाए और हम धीरे धीरे उनको अपने यूसेज से बाहर करें, ताकि एट लास्ट हम ओजोन लेयर को प्रोटेक्ट कर पाए, उसको कंजर्व कर पाए। सो ये हमारे ओजोन लेयर और ओजोन लेयर डिप्लीशन से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट बातें थी। सो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में इन्हीं ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस पे ध्यान दिया गया, इसको इसकी लिस्ट बनाई कंट्रीज ने मिलकर के, और कंट्रीज ने मिलकर के ये प्लेज किया कि कैसे हम इन ओडीएस को, ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस को फेज आउट कर सकते हैं, अपने यूसेज से बाहर कर सकते हैं। ओके, सो कौन कौन से सब्सटेंसेस ऐसे हो सकते हैं जो थ्रेट हैं ओजोन लेयर के लिए? These can be CFCs, okay? There can be halons, carbon tetrachloride, CCl4, मिथाइल ब्रोमाइड, ऐसे कुछ सब्सटेंसेस हैं। और ऐसी बहुत सारी ऐसी इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज हैं और केमिकल प्रोडक्ट्स हैं जो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ओजोन लेयर को हार्म पहुंचाते हैं। ये जो सब्सटेंसेस हम यहाँ सामने स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये मोस्टली आपको रेफ्रिजरेंट्स, एयर कंडीशनर्स में से मिलेंगे। ये उसमें से एमिट होते हैं, रेफ्रिजरेंट्स में से, एसीज में से। और ये हेलॉन्स वगैरह कई सारे इलेक्ट्रॉनिक और इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस से रिलीज होते हैं। तो इस तरह ये थ्रेट है ओजोन लेयर के लिए। सो ये कुछ थ्रेट थे, और चैलेंजेस भी हम इस तरह देख सकते हैं कि uh, ये जो सब्सटेंसेस हैं, इनको लिस्ट करना और इनको फेज आउट करना, कंप्लीटली फेज आउट करना, काफी चैलेंजिंग एक्टिविटी रहती है गवर्नमेंट के लेवल पे। जो डेवलप्ड नेशंस हैं और डेवलपिंग नेशंस भी कई सारे, वो फिर भी इस टेक्नोलॉजी को अडेप्ट कर सकते हैं और इन सब्सटेंसेस को हटाने में मददगार हो सकते हैं। लेकिन कई सारी ऐसी अंडर डेवलप्ड नेशंस हैं, लीस्ट डेवलप्ड इकोनॉमीज हैं, जो काफी स्ट्रगल फेस करते हैं एनवायरमेंटल कंजर्वेशन रिलेटेड प्रोग्राम्स में, और वो इसमें इतने पुरजोर पार्टिसिपेशन नहीं दे पाते हैं, बिकॉज देयर मेन कंसर्न इज हंगर, देयर मेन कंसर्न इज पावर्टी। ओके, सो टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन एंड एडवांसमेंट उनके लिए ये बहुत दूर की बात हो जाती है। तो ये ऐसे कई सारे कंप्लायंस रिलेटेड चैलेंजेस भी ओजोन लेयर कंजर्वेशन में हमारे सामने रहते हैं। ओके, और साथ ही इसमें ये भी देखा जाना जरूरी रहता है कि लॉ इन्फोर्समेंट हमेशा सही से हो रहा है, और जो भी इंस्टीट्यूशंस हैं वो विजिलेंट हैं। तो इसको इंश्योर करना भी एक बड़ा चैलेंज इस दिशा में रहता है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1987 में आया था। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के जरिए, इस इंटरनेशनल ट्रीटी के जरिए बहुत ही अहम काम किया गया है इस दिशा में। इसका मेन उद्देश्य यही था कि ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस को, ओजोन ओडीएस को आइडेंटिफाई करना और उनको फेज आउट करना, उनको एलिमिनेट करना यूसेज में से। और एक ये बहुत ही कमेंडेबल जॉब मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का रहा है कि नियरली 99% ऑफ द कंट्रोल्ड ओडीएस हैज बीन एलिमिनेटेड। काफी हद तक ये प्रोटोकॉल सक्सेसफुल रहा है। इवन इंडिया ने भी इसके जो टारगेट्स मीट किए हैं वो काफी सराहनीय हैं। इंडिया ने अपने टाइमलाइन से पहले ही ये टारगेट्स मीट कर लिए हैं और सीएफसीज और एचसीएफसीज को फेज आउट कर दिया है। फेज आउट कर दिया है यानी कि हमने इसको प्रचलन से बाहर कर दिया है, इसको हमने अपनी सिस्टमिक यूसेज से बाहर कर दिया है, प्रोसीजरल यूसेज से बाहर कर दिया है, इंडस्ट्री के लेवल पे, सिटीजन्स के लेवल पे और गवर्नमेंट के लेवल पे भी। तो इस तरह से मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल एक बहुत बड़ी सक्सेस रही है। एक और मुद्दा बीच में चल रहा था जिसके वजह से ओजोन अवेयरनेस बहुत बड़ी थी। ओके, और
फिर उसी के बाद में ये प्रोटोकॉल्स और ट्रीटीज भी लाई गई थी, और वो मुद्दा था एंटार्क्टिक ओजोन होल का। तो हाल के समय में हम ये भी देख रहे हैं कि विद द सक्सेस ऑफ मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल एंड विद द कंट्रीब्यूशन ऑफ वेरियस स्टेक होल्डर्स एंड कंट्रीज बीइंग पार्टी टू मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, it has been possible that we have recovered Antarctic ozone hole up till a great extent. जब से इसकी डिस्कवरी हुई है ओजोन होल एट एंटार्क्टिका पे, जो जब से इसकी डिस्कवरी हुई है तब से ये देखा गया है कि ये जो ओजोन होल है ये श्रिंक हो रहा है। असल में ये जो ओजोन होल हम देख रहे हैं स्क्रीन पे, ये कोई एक ऐसी एरिया नहीं है कि कोई खाली हो गया है जैसे कि एरिया कोई। इट इज जस्ट लाइक कि उस एरिया में, उस रीजन में ओजोन का कॉन्सेंट्रेशन डाइल्यूट हो गया है, ओजोन का कॉन्सेंट्रेशन कम हो गया है। तो उस क्षेत्र को ओजोन होल की तरह डिमार्केट किया गया। ओके, सो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हैज बीन ग्रेटली हेल्पफुल इन दिस रिगार्ड। साथ ही समय के साथ में इसमें कुछ अमेंडमेंट भी किए गए प्रोटोकॉल में, क्योंकि 1987 का प्रोटोकॉल है और आज के समय में 2024 तक हम देखें तो काफी लंबा समय इसको हो चुका है। तो ये जरूरी रहता है कि समय समय पे इन ट्रीटीज में, इन प्रोटोकॉल्स में भी और हमारे टारगेट्स में भी अमेंडमेंट होता रहे। तो एक किगाली अमेंडमेंट रहा है 2016 का। इसमें ये ऐड किया गया था कि जो एचएफसीज होते हैं इसको भी आप फेस डाउन करो। हालांकि जो हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स हैं या जो एचएफसीज हैं ये डायरेक्टली ओजोन को डिप्लीट नहीं करते हैं, डायरेक्टली इसमें ओजोन डिप्लीशन का रोल नहीं है, लेकिन ये इनडायरेक्टली एक पोटेंट ग्रीन हाउस गैस है। और ग्रीन हाउस गैसेस से ग्लोबल वार्मिंग बढ़ती है, और ग्लोबल वार्मिंग से ये जो सारे रिएक्शंस हैं वो बहुत ज्यादा स्पीड अप हो जाते हैं। ओके, सो ये इनडायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल होता है ओजोन होल डिप्लीशन में और ग्लोबल वार्मिंग में। तो इसको भी उसमें ऐड किया गया था। और इंडिया ने भी इसमें कई तरह से कंट्रीब्यूट किया है। एक तो डायरेक्टली सिग्नेटरी रहा है इंडिया मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का। ओके, और जब आप सिग्नेटरी होते हैं किसी भी प्रोटोकॉल के लिए तब आप बाध्य होते हैं कि आपको वो सेट टारगेट्स कवर करने हैं। तो 2010 में ही इंडिया ने सक्सेसफुली फेज आउट कर दिया था सीएफसीज और हेलोन्स को। इसके अलावा इंडिया में एक ओजोन सेल भी गठित किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के तहत। ओके, और ओजोन सेल का जो काम है वो रहता है कि वो इंटरनेशनल एजेंसीज और लोकल बॉडीज, लोकल इंडस्ट्रीज के साथ में कोऑर्डिनेट करे, और जो ग्रेजुअल ट्रांजिशन करना है हमको टेक्नोलॉजी का उसमें सपोर्ट कर पाए। तो कोऑर्डिनेशन एंड सपोर्ट ओजोन सेल का काम है। बस टारगेट रहेगा इसका कि हमें ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस को फेस आउट करना है। इसके अलावा वी ऑल्सो हैव इंडिया कूलिंग एक्शन प्लान ऑफ 2019। एज द नेम सजेस्ट, it is one of the India's key initiatives which aims at sustainable cooling and refrigerant transition. अब ऐसा है कि ग्लोबल वार्मिंग के समय में हम रेफ्रिजरेंट को एकदम एलिमिनेट नहीं कर सकते हैं। फ्रिज, एसीज और इन ऐसे तमाम रेफ्रिजरेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है ना। सो इसमें हम क्या कर सकते हैं, इसमें हम कुछ बीच का रास्ता निकाल सकते हैं, एंड दैट इज सस्टेनेबल कूलिंग। और हम धीरे धीरे ट्रांजिशन कर सकते हैं अपनी टेक्नोलॉजी को। इंडिया कूलिंग एक्शन प्लान ऑफ 2019 में इसी चीज पे बात है कि कैसे ओजोन लेयर के प्रोटेक्शन पे काम किया जाए और कैसे ओजोन फ्रेंडली रेफ्रिजरेंट्स को प्रमोट किया जाए। तो इसमें बहुत सारे स्टेक होल्डर्स को साथ में मिलकर काम करना होता है। इसमें फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स भी लगते हैं, फंड्स भी लगते हैं, इसमें इनोवेशन भी लगता है, इसमें टेक्नोलॉजी की रिक्वायरमेंट भी होती है, एंड देन कम्युनिटी पार्टिसिपेशन ऑल्सो बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये कुछ इंडिया के इनिशिएटिव्स थे जो ओजोन लेयर कंजर्वेशन के लिए बहुत हेल्पफुल रहे हैं। एंड ऑफ कोर्स अवेयरनेस एंड कैपेसिटी बिल्डिंग कैन नॉट बी कॉम्प्रोमाइज्ड एनी टाइम। So this is also a great step taken by India in this regard. I hope आप लोगों को ये हेल्प करेगा
आने वाली कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, जैसे कि एमपी सेट एंड यूजीसी नेट, सिविल सर्विसेज, और भी जो टॉपिक्स आप चाहते हैं कि हम डिस्कस करें एज अ करंट अफेयर और एज इन स्टैटिक पार्ट, यू कैन कमेंट. थैंक यू. थैंक्स फॉर वॉचिंग.